हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका करियर कॉन्वेंट के यूट्यूब चैनल पे। और फ्रेंड्स, आज का जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक है बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आज हम बात करेंगे 23 मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस पे जो कि इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन के इंटरव्यू के दौरान पूछे जाते हैं। जी हाँ, ये वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जब आप इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन के ऑपरेटर का इंटरव्यू देने जाते हैं, तो ये क्वेश्चंस आपसे वहाँ पे पूछे जाएंगे। आइए अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाएगा वो ये होगा कि इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन आखिर क्या है। सो व्हाट इज इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन? तो आपका आंसर होगा कि इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन एक ऐसी मशीन होती है जिसमें प्लास्टिक प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर किया जाता है। अब ये मैन्युफैक्चरिंग कैसे होती है? इसमें मोल्टन प्लास्टिक को मोल्ड के अंदर इंजेक्ट किया जाता है और मोल्ड के अंदर ही प्रेशर और कूलिंग के कॉम्बिनेशन से फाइनल पार्ट को बनाया जाता है। यह मशीन देखने में कुछ इस तरह की होती है, जिसमें बेड और ऊपर इंजेक्शन यूनिट और क्लैंपिंग यूनिट्स होते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन का वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है। तो आपको बताना होगा कि इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन 5 स्टेप में काम करती है, जिसमें पहला स्टेप होता है फीडिंग। फीडिंग का मतलब यहाँ पे ये है कि प्लास्टिक ग्रैन्युल्स को ऊपर की हेल्प से इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन में डाला जाता है। सेकंड स्टेप में ये ग्रैन्युल्स इंजेक्शन यूनिट पे जाते हैं, जहाँ पे हीटर और स्क्रू की हेल्प से इनको मेल्ट किया जाता है। थर्ड स्टेप में हाई प्रेशर के साथ इस मोल्टन ग्रैन्युल्स को मोल्ड में इंजेक्ट किया जाता है। और फोर्थ स्टेप में कूलिंग और प्रेशर की हेल्प से मोड के अंदर पार्ट को फाइनल शेप दी जाती है। पांचवें स्टेप में मोड की ओपनिंग होती है और छठे स्टेप में इजेक्टर ऑपरेशन से फिनिश पार्ट को मशीन से बाहर निकाला जाता है। तो इस प्रकार इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन इन 6 स्टेप्स में कार्य करती है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन के मेजर कंपोनेंट्स क्या होते हैं। तो देखिए, इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन के जो मेजर कंपोनेंट है उसमें हॉपर, बैरल एंड स्क्रू की बात होती है, हीटर बैंड्स की बात होती है, ये हीटर बैंड्स यहाँ पे फोटोग्राफ में दिखाए गए हैं, और हाइड्रोलिक और इलेक्ट्रिक मोटर्स की बात होती है। तो यहाँ पे हाइड्रोलिक और इलेक्ट्रिक मोटर्स आपको देखने के लिए मिलती हैं। इसके अलावा इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन में और भी काफ़ी सारे कंपोनेंट्स होते हैं, जिसमें मोल्ड क्लैंपिंग सिलेंडर, टाई बार्स, मोल्ड टूल, मूविंग प्लेटन, फिक्स प्लेटन, ड्राइवर यूनिट, चेक वाल्व्स और हीटर वेंट्स इत्यादि होते हैं। और हाँ, इस पूरी मशीन को कंट्रोल करने के लिए एक कंट्रोल पैनल भी यहाँ पे होता है। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाएगा वो ये होगा कि इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन कितने तरह की अवेलेबल है। देखिए, मार्केट में इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन मेनली 4 तरह से अवेलेबल हैं, जिसमें पहली मशीन को हम हाइड्रोलिक मशीन कहते हैं। हाइड्रोलिक मशीन इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह हाइड्रोलिक ऑयल की हेल्प से काम करती है। इसका मतलब है कि इसमें इंजेक्शन प्रेशर, मोल्ड क्लैंपिंग प्रेशर एक्सेट्रा सारे हाइड्रोलिक प्रेशर से बनते हैं। यह मशीन रोबस्ट होती है, हाई फोर्स पैदा करती है, लेकिन इसमें एक दिक्कत है कि यह हाई एनर्जी इंटेक करती है। यह मशीन कुछ इस तरह की होती है। इसके अलावा मार्केट में ऑल इलेक्ट्रिक मशीन भी अवेलेबल हैं। यह एनर्जी एफिशिएंट होती हैं और प्रिसाइज हैं, बट इनकी इनिशियल कॉस्ट काफ़ी हाई होती है। मार्केट में हाइब्रिड मशीन देखने के लिए मिलती है। हाइब्रिड मशीन हाइड्रोलिक और इलेक्ट्रिक दोनों का कॉम्बिनेशन होती है, और यह हाईली एफिशिएंट है और ये काफ़ी रोबस्ट है। इसके अलावा वर्टिकल इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन जो कि कुछ इस तरह की होती हैं, ये भी मार्केट में अवेलेबल है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन के की स्पेसिफिकेशंस क्या होते हैं। देखिए, इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन में जो की स्पेसिफिकेशंस हैं वो कुछ इस तरह से हैं। क्लैंपिंग फोर्स, ऑब्लिक टनेज। तो इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन का जो मेन स्पेसिफिकेशन होता है वो टनेज होता है। मार्केट में जब भी आप इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन लेने जाएंगे तो आपको बताना होगा कि आपको कितने टन की मशीन की रिक्वायरमेंट है। तो मार्केट में 5 टन से लेकर 9000 टन की मशीनें अवेलेबल हैं। और अगर हम मशीन सिलेक्शन की बात करें तो पर इंच स्क्वायर के लिए आपको 4 से 5 टनेज मशीन की रिक्वायरमेंट होती है। इसका मतलब यह है कि आपके फाइनल प्रोडक्ट का प्रोजेक्टेड एरिया जितना बड़ा होगा, आपको उतने हाई टन की मशीन लेनी पड़ेगी। मशीन टाइप की बात करें तो मशीन हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों तरह से मार्केट में अवेलेबल होती हैं। और यह पूरी मशीन 3 भागों में डिवाइड होती है, जिसमें इंजेक्शन यूनिट, ये पूरा जो एरिया है ये पूरा इंजेक्शन यूनिट कहलाता है। इसके अलावा मोल्ड और यह क्लैंपिंग यूनिट। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन को टोटल 3 भागों में डिवाइड किया जा सकता है, जिसमें इंजेक्शन यूनिट, मोल्ड और क्लैंपिंग यूनिट्स होते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि मार्केट में कौन-कौन से टॉप ब्रांड्स हैं जो इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन बनाते हैं। तो देखिए, इसमें जो पहला ब्रांड है एंजेल ऑस्ट्रिया है, जो कि हाई प्रिसिजन मशीन्स को बनाने के लिए फेमस है।
इसके अलावा हस्की कनाडा फेमस है पैकेजिंग इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन को बनाने के लिए। क्रॉस मफी की बात करें तो ये जर्मनी की कंपनी है जो कि ऑटोमोटिव और इंडस्ट्री के लिए हाई प्रिसीजन इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन बनाती है। और बर्ट की बात करें तो ये जर्मनी की कंपनी है और इलेक्ट्रिक, हाइब्रिड और ग्रीन टेक मशीन्स बनाती है। हाइथन चाइना की बात करें तो ये लार्जेस्ट वॉल्यूम प्रोड्यूसर है। इसका मतलब है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन हाइथन बनाता है। चेन सोंग की बात करें तो ये हांगकांग की कंपनी है और लार्जेस्ट टनेज रेंज अप टू 6,500 टन की यह मशीनें बनाती है। इसके अलावा मार्केट में JSW, सुमिटोमो, डीमैक और फानुक मोल्डिंग मशीन्स भी अवेलेबल हैं। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि इन मशीन्स की कॉस्ट क्या है? तो देखिए मार्केट में जो मशीन्स अवेलेबल हैं उसमें स्मॉल इलेक्ट्रिक मशीन्स हैं जो कि अप टू 50 टन तक की अवेलेबल है और इनकी कॉस्ट 5 लाख से लेकर 9 लाख तक है। अगर मिड रेंज की बात करें जिसमें 50 टन से लेकर 250 टन तक की बात होती है तो ये मार्केट में 9 लाख से लेकर 30 लाख तक अवेलेबल हैं। अगर हम कुछ स्पेशलाइज या वर्टिकल इंजेक्शन मोल्डिंग की बात करें जो कि सर्वो में अवेलेबल हैं और 130 टन तक हैं तो इनकी कॉस्ट 5 लाख से लेकर 20 लाख तक है। अगर हम हाई टनेज मशीन को देखें तो हाई टनेज मशीन जो कि 500 टन से लेकर 9,000 टन तक है, इनकी कॉस्ट 1 करोड़ से लेकर 9 करोड़ तक होती है। तो उस तरह से हम देखते हैं कि जिस तरह से टनेज बढ़ता जाता है, उसी प्रकार से मार्केट में इन मशीन्स की कॉस्ट भी बढ़ती जाती है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ये मशीनें कितनी पावर कंज्यूम करती हैं। तो देखिए हाइड्रोलिक मशीन्स 5 टू 21 किलोवाट आवर पर आवर तक पावर को कंज्यूम करती हैं। इलेक्ट्रिक मशीन्स 4 टू 18 kWh पर आवर इलेक्ट्रिक कंज्यूम करती हैं और अगर हम ऑल इलेक्ट्रिक मशीन की बात करें तो वो 80% तक एफिशिएंट होती हैं कंपेयर टू हाइड्रोलिक मशीन्स। अगर हम एवरेज बात करें तो एवरेज पर केजी ऑफ प्रोडक्ट के लिए 1.5 kWh यूनिट की रिक्वायरमेंट आती है। तो इस तरह से हम समझेंगे कि हमारा प्रोडक्ट जितना ज़्यादा बड़ा होगा या जितना ज़्यादा भारी होगा, उसके लिए हमें उतनी ज़्यादा बड़ी मशीन की आवश्यकता होगी और उतनी ही ज़्यादा हमारी पावर कंज्यूम होगी। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन में कौन-कौन से पॉलीमर्स को या मटेरियल को प्रोसेस किया जाता है। तो देखिए इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन में पॉलीप्रोपिलीन, पॉलीएथिलीन, ABS, पॉलीकार्बोनेट और नायलॉन और इसके अलावा और भी काफ़ी सारे पॉलीमर को प्रोसेस किया जा सकता है। इन फोटोग्राफ में कुछ टॉप ब्रांड्स के यहाँ पे नाम दिए गए हैं। जैसा कि हम देखते हैं कि पॉलीप्रोपिलीन को इंडियन ऑयल भी बनाता है और प्रोपेल के नाम से ये मार्केट में अवेलेबल है। सेम वे में अगर हम देखें पॉलीएथिलीन को रिलायंस कंपनी बनाती है और ये रेलिंग के नाम से मार्केट में मिलता है। ABS की बात करें तो LG ABS को बनाती है और इसी तरह से पॉलीकार्बोनेट को बेयर और नायलॉन को ड्यूपॉन्ट बनाती है। तो ये काफ़ी बड़ी-बड़ी कंपनियाँ हैं जो कि इन पॉलीमर को प्रोसेस करती है और ये सारे ही पॉलीमर इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन में यूज़ किए जाते हैं। आपसे एप्लीकेशन के बारे में भी पूछा जाएगा कि इंजेक्शन मोल्डिंग से बनने वाले जो प्रोडक्ट होते हैं उनका कहाँ-कहाँ यूज़ किया जाता है? तो देखिए ऑटोमोटिव में डैशबोर्ड्स, बम्पर ये सारे इंजेक्शन मोल्डिंग की हेल्प से बनाए जाते हैं। मेडिकल की बात करें तो सिरिंज, इंस्ट्रूमेंट ये भी इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन से बनाए जाते हैं। कंज्यूमर गुड्स की बात करें तो टॉयज़, चेयर्स ये भी सारे इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन की हेल्प से बनाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो केसिंग, कनेक्टर्स को इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन से बनाया जाता है और पैकेजिंग कंपनी की बात करें तो बॉटल, कैप्स, कंटेनर्स ये सारे प्रोडक्ट को भी इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन पर ही बनाया जाता है। आपसे ये भी पूछा जाएगा कि इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन के क्या एडवांटेज हैं और इसकी क्या लिमिटेशंस हैं। आइए इसके एडवांटेज को समझते हैं। इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन हाई प्रोडक्शन रेट पे वर्क करती हैं और यह बहुत ही एक्यूरेट होती हैं और एक्सीलेंट रिपीटेबिलिटी देती हैं। इसका मतलब यह है कि हर साइकिल में आपको सिमिलर क्वालिटी का और एक अच्छा प्रोडक्ट आपको मिलेगा। कॉम्प्लेक्स शेप्स को भी इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन में बनाना पॉसिबल है और इसके अलावा वाइड रेंज ऑफ मटेरियल्स के लिए ये मशीनें यूज़ की जाती हैं। जैसा कि हमने पिछली स्लाइड्स में देखा कि पॉलीप्रोपिलीन, नायलॉन, ABS और भी काफ़ी सारे पॉलीमर्स को इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन में प्रोसेस किया जा सकता है। लिमिटेशंस की बात करें तो हाई इनिशियल कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा होती है क्योंकि इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन्स लाखों से लेकर करोड़ों रुपए में मार्केट में अवेलेबल हैं। डिज़ाइन चेंज कॉस्टली माना जाता है क्योंकि इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन में मोल्ड की रिक्वायरमेंट होती है और जब भी हम किसी नए डिज़ाइन में जाते हैं तो हमें मोल्ड को चेंज करना होता है जिसकी वजह से डिज़ाइन चेंज की कंडीशन में इंजेक्शन मोल्डिंग प्रोसेस कॉस्टली पड़ता है
और ये इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन थर्मोप्लास्टिक के लिए ही वाइडली यूज़ की जाती है और थर्मोसेटिक मटेरियल में इनका यूज़ ना कि वो रबर है। तो यह है कुछ लिमिटेशंस इन मशीन्स में देखी जाती हैं। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि स्क्रू का फंक्शन क्या होता है? देखिए इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन में एक इस तरह का स्क्रू होता है और इस स्क्रू का काम होता है कि पॉलीमर को मेल्ट करना, मिक्स करना और इनको इंजेक्शन के लिए आगे पुश करना। इस फोटोग्राफ में आप देखेंगे कि ये एक बैरल है। इस बैरल के अंदर ये स्क्रू लगा हुआ है और पोपर की हेल्प से यहाँ से प्लास्टिक ग्रेन्युल्स अंदर डाले जाते हैं और यह स्क्रू क्या करता है, इन प्लास्टिक ग्रेन्युल्स को मेल्ट करता है, मिक्स करता है और आगे मोल्ड में इंजेक्ट करता है। इस फोटोग्राफ में रियल स्क्रूज की फोटो दी गई है। तो मार्केट में डिफरेंट तरह के स्क्रूज मशीन के लिए अवेलेबल होते हैं। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन में क्लैंपिंग फोर्स क्या है? तो देखिए इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन में क्लैंपिंग फोर्स वो फोर्स होता है जो कि इंजेक्शन के दौरान मोल्ड को क्लोज करता है और कांस्टेंट फोर्स डेवलप करता है जिससे कि मोल्ड ओपन ना हो। इसकी यूनिट टन होती है। तो जैसे हमने देखा कि मशीनें अलग-अलग टन में अवेलेबल हैं, ये वही टनेज है जो इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन के स्पेसिफिकेशन को भी शो करता है। इस फोटोग्राफ में आप देखेंगे कि जब प्रोसेसिंग होती है तो इंजेक्शन प्रेशर स्क्रू की तरफ से लगता है और इस इंजेक्शन प्रेशर को बैलेंस करने के लिए एक काउंटर फोर्स यहाँ पे दिया जाता है। इसी काउंटर फोर्स को क्लैंपिंग फोर्स कहते हैं। आपसे ये भी पूछा जाएगा कि इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन में शॉर्ट साइज या शॉर्ट वेट क्या होता है? देखिए इस फोटोग्राफ की हेल्प से आप समझ सकते हैं कि मैक्सिमम मोल्टन प्लास्टिक जो कि मोल्ड के अंदर किसी एक साइकिल के लिए इंजेक्ट किया जाता है, वह शॉर्ट साइज या शॉर्ट वेट कहलाता है। इसकी यूनिट ग्राम या क्यूबिक सेंटीमीटर होती है। इस बैरल स्क्रू की फोटो में आप देखते हैं कि यह जो मटेरियल है जो स्क्रू के आगे अवेलेबल है, यही आपका शॉर्ट साइज या शॉर्ट वेट कहलाता है। आपसे अगला क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि शॉर्ट साइज में कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं? तो देखिए शॉर्ट साइज जो कॉम्बिनेशन होता है वो होता है प्रोडक्ट वॉल्यूम का, स्क्रू वॉल्यूम का, रनर वॉल्यूम का और पॉलीमर श्रिंकेज वॉल्यूम का। इन फोटोग्राफ्स की हेल्प से आप देख पाएंगे कि शॉर्ट साइज में आपका प्रोडक्ट वॉल्यूम, इसके अलावा रनर का वॉल्यूम, जी हाँ, ये रनर दिखाया गया है, और स्क्रू का वॉल्यूम और इसके अलावा पॉलीमर श्रिंकेज वॉल्यूम, ये सारे वॉल्यूम को जोड़कर शॉर्ट साइज निकाला जाता है। शॉर्ट साइज इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन में एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा कि शॉर्ट साइज आखिर इंपॉर्टेंट क्यों है? प्रोडक्ट क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए शॉर्ट साइज बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह आपको यूनिफॉर्म वेट, स्ट्रेंथ और डायमेंशंस प्रोवाइड कराता है और ये इंश्योर करता है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो हर साइकिल में आपको कंसिस्टेंट क्वालिटी दे। एफिशिएंसी की बात करें तो शॉर्ट साइज मटेरियल की वेस्टेज को रोकता है और प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करता है। इसके साथ-साथ ये कॉस्ट सेविंग भी करता है क्योंकि जितना प्लास्टिक हमें अपने प्रोडक्ट को बनाने के लिए चाहिए, उतना ही जो प्लास्टिक है वह मोल्ड के अंदर एंटर करता है। अवॉइड डिफेक्ट्स, शॉर्ट साइज डिफरेंट तरह के इंजेक्शन मोल्डिंग डिफेक्ट को भी कम करता है, जैसे कि अंडरफिल और फ्लैश, क्योंकि ये दोनों ही इस तरह के डिफेक्ट हैं जो कि शॉर्ट साइज के ऑप्टिमम ना होने की वजह से पैदा होते हैं। आपसे ये भी पूछा जाएगा कि जनरल पर्पस स्क्रू में जोन्स क्या होते हैं? तो देखिए किसी भी इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन में 3 तरह के जोन होते हैं जिनमें पहला जोन फीड जोन, दूसरा जोन कंप्रेशन जोन और जो तीसरा जोन होता है वो मीट्रिक जोन कहलाता है। फीड जोन वो जोन होता है जहाँ पे प्लास्टिक को प्रीहीट किया जाता है और आगे कन्वर्ट किया जाता है। कंप्रेशन जोन वो जोन है जिसमें प्लास्टिक पार्शियली मेल्ट होता है और इसका जो वॉल्यूम है वो रिड्यूस होता है। मीट्रिक जोन की बात करें तो मीट्रिक जोन फाइनल जोन है जहाँ पे प्लास्टिक पूरी तरह मेल्ट हो जाता है और होमोजेनाइज फॉर्म में मोल्ड में इंजेक्ट किया जाता है। अगर हम देखते हैं कि टोटल जो जनरल पर्पस स्क्रू की जो लेंथ होती है या स्क्रू की जो लेंथ होती है वो 3 भाग में डिवाइड होती है, जिसमें हम फीड जोन, ट्रांजिशन जोन और मीट्रिक जोन कहते हैं। नॉर्मली फीड जोन पूरे स्क्रू का 50% कवर करता है, ट्रांजिशन जोन 25% और मीट्रिक जोन 25% कवर करता है। यह भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बैक प्रेशर क्या होता है? देखिए बैक प्रेशर वो प्रेशर है जो कि तब पैदा होता है जब स्क्रू का फॉरवर्ड मूवमेंट होता है। जब स्क्रू फॉरवर्ड मूवमेंट करती है तो मोल्टेन पॉलीमर जो होता है वो इस स्क्रू को पीछे की ओर धक्का देने की कोशिश करता है और यही जो प्रेशर है ये बैक प्रेशर कहलाता है। बैक प्रेशर को प्लास्टिसाइजिंग प्रेशर के नाम से भी जाना जाता है। तो देखिए जो बैक प्रेशर है वो स्क्रू के फ्रंट से पैदा होता है और इसका जो अल्टीमेट प्रेशर होता है वो स्क्रू के बैक तक जाता है।
तो यहाँ पे इसीलिए बैक प्रेशर को P से डिनोट किया गया है और सिमिलर बैक प्रेशर P को यहाँ पे डिनोट किया गया है। जिसका मतलब है कि बैक प्रेशर स्टार्टिंग तो स्क्रू की टिप से होती है या फ्रंट साइड से होती है, लेकिन इसका जो अल्टीमेट इम्पैक्ट जाता है ये स्क्रू के बॉटम तक या बैक साइड तक जाता है। अगला क्वेश्चन होगा कि व्हाट इज साइकिल टाइम? इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन में साइकिल टाइम क्या होता है? देखिए, इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन में हम साइकिल टाइम को मेनली 4 भागों में डिवाइड करते हैं, जिसमें पहला भाग है मोल्ड क्लोजिंग, दूसरा भाग है इंजेक्शन, तीसरा भाग कूलिंग और चौथा भाग है पार्ट का इजेक्शन। जैसा कि इस पिक्चर में आप देख पाएँगे कि पहले मोल्ड क्लोज होता है, उसके बाद धीरे-धीरे मोल्ड में पॉलीमर फिल होता है और ये पॉलीमर फिल होते-होते कूलिंग और प्रेशर की हेल्प से लास्ट में आपको फाइनल पार्ट आपको मिलता है और यहाँ पे पार्ट इजेक्ट होता है। तो टोटल साइकिल टाइम में मोल्ड की क्लोजिंग और मोल्ड की ओपनिंग भी कवर हो जाती है। इस प्रकार हम समझते हैं कि मोल्ड का जो साइकिल टाइम है, वो कंप्लीट कॉम्बिनेशन होता है मोल्ड के क्लोज होने का, मटेरियल के इंजेक्ट होने का, मटेरियल के मोल्ड के अंदर कूल होने का और फाइनली मोल्ड से बाहर आने का। इन चारों टाइम को जोड़कर ही एक कंप्लीट साइकिल टाइम इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन में किसी भी प्रोडक्ट का बनता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन में मेन डिफेक्ट्स क्या हैं और उनके रूट कॉज क्या हैं? तो देखिए, हम ये समझते हैं कि जो इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन में पहला डिफेक्ट है वो फ्लैश है। ये इस तरह की फ्लैश जो आपको रेड एरिया दिख रहा है, ये एक फ्लैश है, ये एक डिफेक्ट होता है और इसका रीज़न ये होता है कि आपका अगर इंजेक्शन प्रेशर जो है वो एक्सेस है, ज़्यादा इंजेक्शन प्रेशर है या मोल्ड आपका वर्न आउट हो गया है या इनसफिशिएंट क्लैंपिंग फोर्स है। तो इन तीनों वजह से आपको ये फ्लैश की प्रॉब्लम अपने प्रोडक्ट के ऊपर देखने के लिए मिलेगी। शॉर्ट शॉर्ट की बात करते हैं या इसे शॉर्ट मोल्डिंग भी कहते हैं। इसमें आपका जो पार्ट है वो कंप्लीटली बनता नहीं है और इसका रीज़न है कि आपका या तो इंजेक्शन प्रेशर लो होगा या आपका इनसफिशिएंट मटेरियल मोल्ड के अंदर गया होगा या आपका अगर मोल्ड है वो आपका ठंडा होगा। तो ये सारे रीज़न की वजह से आपको शॉर्ट मोल्डिंग की या शॉर्ट शॉर्ट का प्रॉब्लम देखने के लिए मिलेगी। अगला जो डिफेक्ट है वो सिंक मार्क है। सिंक मार्क का मतलब ये है कि किसी पर्टिकुलर एक पोर्शन पे आपको डिप्रेशन देखने के लिए मिलेगी सरफेस के ऊपर और उसका रीज़न ये होता है कि आप पार्ट में वॉल सेक्शन काफ़ी थिक है या आपकी जो पैकेजिंग है इनएडिक्वेट पैकिंग मोड के अंदर हुई है या आपकी कूलिंग प्रॉपर मोड के अंदर नहीं हुई है, तो आपको सिंक मार्क की प्रॉब्लम देखने के लिए मिलेगी। इसके अलावा हम देखते हैं कि सिल्वर स्ट्रिक भी डिफेक्ट है, जो कि तब आता है जब आपके मटेरियल में काफ़ी ज़्यादा मॉइस्चर होता है या आपका जो रेजिन होता है वो डिग्रेडेड होता है। तो उस कंडीशन में आपको सिल्वर स्ट्रिक की प्रॉब्लम इस तरह के यहाँ पे सिल्वर स्ट्रिक की प्रॉब्लम आपको देखने के लिए मिलती है। वॉइड्स एयर बबल्स। वॉइड्स एयर बबल्स का मतलब ये है कि आपके सरफेस के अंदर की तरफ होलो स्पॉट्स बन जाते हैं और इसका रीज़न ये होता है कि जब भी आपकी ट्रैप्ड एयर पॉलीमर के साथ मोल्ड के अंदर जाती है, तो यह इस तरह के एयर बबल क्रिएट करती है। इसके अलावा आपका अगर मोल्ड का जो पैकिंग प्रेशर है वो भी कम है, तो भी आपको एयर बबल की या वॉइड की डिफेक्ट देखने के लिए मिलेगा। अगला डिफेक्ट आपका वेल्ड लाइन है। ये देखिए वेल्ड लाइन है और वेल्ड लाइन का मतलब ये होता है कि जहाँ पे आपका मटेरियल आके मिलता है, वहाँ पे अगर आपकी लाइन काफ़ी ज़्यादा विज़ुअल है, तो वो आपको वेल्ड लाइन की समस्या देगी और इसका रीज़न ये होगा मोल्ड का टेम्परेचर लो है या आपके मोल्ड में प्रॉपर वेंटिंग नहीं दी गई है या आपकी गेट की लोकेशन प्रॉपर नहीं है। तो इन रीज़न से आपको वेल्ड लाइन की जो समस्या है वो अपने प्रोडक्ट के ऊपर देखने के लिए मिलेगी। आपसे ये भी पूछा जाएगा कि पर्ज क्या होता है? देखिए, इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन में बैरल और स्क्रू को क्लीनिंग करने के प्रोसेस को ही पर्जिंग कहा जाता है। इस फोटोग्राफ की आप हेल्प से देखेंगे कि अगर आपका कोई रनिंग मटेरियल है और आपको मटेरियल चेंज ओवर करना है, तो आपको पहले पुराने वाले मटेरियल को पूरी तरह से पर्ज आउट करना होगा और इसके बाद आपको फ्रेश मटेरियल को इसमें डालना होगा। फ्रेश मटेरियल को डालने के बाद आपको प्रोडक्शन स्टार्ट करने से पहले इस मटेरियल को भी थोड़ा-सा पर्ज आउट करना होगा। तो यह जो सारा प्रोसेस है, यह पर्जिंग प्रोसेस कहलाता है। अगर आप पर्जिंग प्रोसेस नहीं करते हैं, तो आपके प्रोडक्ट में डिस्कलरिंग का इश्यू आपको देखने के लिए मिलेगा और ब्लैक स्पॉट आदि भी डिफेक्ट आपको अपने प्रोडक्ट के ऊपर देखने के लिए मिल सकते हैं। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन में ऊपर ड्रायर क्या है और उसका क्या रोल है? एक तरह का ड्रायर ही होता है जिसका रोल ये होता है कि इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन में जो हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल का जब हम यूज़ करते हैं,
तो इसमें मॉइस्चर होता है और इस मॉइस्चर को रिमूव करने के लिए हमें इसे ड्राई करना पड़ता है। तो जब भी हमें हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल को ऑनलाइन चलाना होता है, तो हमें ऊपर ड्राई की रिक्वायरमेंट होती है ताकि ऑनलाइन हम इस मटेरियल को हीट कर सकें और इसमें से मॉइस्चर को रिमूव कर सकें। जनरली जो पॉलीमर्स होते हैं, उनमें नायलॉन, पॉलीकार्बोनेट, पॉलिएस्टर, एबीएस, पीवीए एंड पॉलीयूरेथीन, यह सारे पॉलीमर्स में या इन सारे प्लास्टिक में ही हमें मॉइस्चर की समस्या देखने के लिए मिलती है, क्योंकि ये सब हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल होते हैं और इनकी प्रॉपर्टी यह होती है कि ये एनवायरनमेंट से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करते हैं। अगर ये एनवायरनमेंट से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करेंगे तो आपको सिल्वर स्ट्रीक की समस्या अपने प्रोडक्ट के ऊपर देखने के लिए मिलेगी। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि कुशन क्या होता है? तो देखिए, इंजेक्शन यूनिट में स्क्रू के आगे जो मटेरियल बचता है, उसे हम कुशन कहते हैं और यह कुशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर यह क्वेश्चन आप मेंटेन नहीं करते हैं तो आपको अपने प्रोडक्ट के ऊपर श्रिंकेज की समस्या देखने के लिए मिलती है। इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन में जब आप प्रोसेस पैरामीटर को सेट करते हैं तो आप श्रिंकेज को कंट्रोल करने के लिए क्वेश्चन वैल्यू को अपनी मशीन में फीड करते हैं। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगेगी और जब आप इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन ऑपरेटर के लिए इंटरव्यू देने जाएँगे, तो वहाँ पे यह सारे क्वेश्चंस जब आपसे पूछे जाएँगे, तो आप इन क्वेश्चंस का प्रॉपर आंसर कर पाएँगे। आज की वीडियो में साथियों इतना ही। आने वाली किसी नई वीडियो में हम किसी नए टॉपिक पे अपना डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू।